प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित और हमारा जो लेसन था जनसंख्या वितरण घनत्व है और किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। विश्व के संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें थी: वितरण, घनत्व और वृद्धि। वितरण का हमारा जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट टॉपिक था हमारा जन समूह का, जिसमें 4 जन समूह थे, वो हमने देखे थे। अब हमारा इसी के अंतर्गत एक टॉपिक और स्टार्ट होता है, जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कई बार सीधी सी परिभाषा पूछी जाती है, जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या एवं उसी प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर हमारी 1 नंबर की परिभाषा अगर ऐसे आती है तो हम उसको इसी संदर्भ में लिख सकते हैं कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या एवं प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए, क्या होता है, मान लो ये ए क्षेत्र है, इस ए क्षेत्र में मनुष्य निवास कर रहे हैं। यहाँ मनुष्य निवास कर रहे हैं। ये क्या हो गई? इस क्षेत्र की जनसंख्या हो गई। क्या हो गई? जनसंख्या। ये क्षेत्र है, इसके अंतर्गत जनसंख्या निवास कर रही। अब देखिए, यहाँ परिभाषा में क्या है कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है। मान लीजिए यहाँ कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं? 100 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। एवं प्रदेश के क्षेत्रफल ये ए क्षेत्र है, इस क्षेत्र का कुल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है? ये मान लीजिए ये एरिया हो गया आपका, क्षेत्र की बात करेंगे 10 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है और ये क्या हो गई? जनसंख्या। इन दोनों का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। इस प्रकार से हम किसी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई बार परिभाषा नहीं पूछी जाती है, बल्कि एक मैथमेटिक के रूप में एक क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, उसको कैसे हल करना है, ये देखेंगे। देखिए, यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की संख्या
1,75,000 है। उस प्रदेश का क्षेत्रफल उस प्रदेश का क्षेत्रफल 125, या तो इस प्रकार से ये शब्दावली लिखेगा, ये नहीं लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा, वर्ग किमी। इसी का अर्थ क्या होता है? वर्ग किलोमीटर। उस प्रदेश का क्षेत्रफल 125 वर्ग किलोमीटर है, तो उस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। परिभाषा न पूछकर इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए। अब इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? देखिए क्या बता रहा है, मनुष्यों की संख्या मतलब जनसंख्या, और क्या है? क्षेत्रफल। इन दोनों का क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? अनुपात चाहिए। मैंने बीच में अनुपात लगा दिया है। अब इसको सीक्वेंस में रखेंगे तो हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। ये हमारा क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया, सूत्र आ गया। किसका सूत्र आ गया? जनसंख्या घनत्व का सूत्र आ गया। अब देखिए, जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल, तो जनसंख्या उस प्रदेश की कितनी है? 1,75,000। ये क्या है? उस प्रदेश की जनसंख्या। यहाँ प्रदेश की जगह ए प्रदेश दे सकता है, बी प्रदेश भी दे सकता है, तो आपको इसी प्रकार लिखना है आगे, ए प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, बी प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। या प्रदेश, अगर कोई प्रदेश नहीं है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो आप क्या लिखो? प्रदेश की जनसंख्या, प्रदेश का क्षेत्रफल, प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। अब देखिए मैंने यहाँ पर जनसंख्या लिख ली है। अब क्या लिखेंगे? इसके बटा में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना था? 125 वर्ग किलोमीटर। ये 125 वर्ग किलोमीटर लिख लिया। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि ये एक क्षेत्र था, इस क्षेत्र में लोग रह रहे थे। ये एक प्रदेश है, इस प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो तो कितना था? 125 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जो ये लोग निवास कर रहे हैं, ये कितने कर रहे हैं? 1,75,000। अब ये क्या पूछ रहा है? जनसंख्या घनत्व। कैसे निकालेंगे? अब 1,75,000 में 125 का क्या करेंगे? भाग देंगे। 125 से कम 125, 125 गए, 175 में से 50 बच गए, आगे एक मैंने जीरो ले लिया, 500 हो गए। 125 का भाग दिया 500 में, कहाँ तक गया? 4 तक गया। पूरा पूरा भाग चला गया, 2 जीरो आगे रह गई, तो 2 जीरो यहाँ ले लो। अब ये 1400 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 1400 क्या आ गया आपका? आंसर। अब ये 1400 क्या है? क्या है? ये व्यक्ति आए हैं। क्या आए हैं? व्यक्ति आए हैं। अब यहाँ नीचे क्या आ गया? 1, ऊपर क्या आ गया? 1400 व्यक्ति या लोग या जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या घनत्व कितना निकल गया? 1400 व्यक्ति। ठीक है। अब इस प्रकार का आपको चिन्ह मिलता है, निशान मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रति। तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 1400 व्यक्ति प्रति कितने किलोमीटर पर? यहाँ 1 आया था, 1 वर्ग किलोमीटर। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं? 1400 व्यक्ति
मैंने कहा इसको प्रति बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। प्रति का मतलब एक होता है, तो यहाँ पर ये संबोधित क्या कर रहा है, ये एक को संबोधित कर रहा है कि, और आगे इकाई क्या है हमारे पास में, आगे है ये प्रति वर्ग किलोमीटर, ये वर्ग किलोमीटर। तो ये क्या हो गया आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो ये है जनसंख्या घनत्व। अब देखिए जो जनसंख्या घनत्व होता है ये हम ऐसे निकालते हैं, ये क्या कार्य करता है, क्यों हम जनसंख्या घनत्व को निकालते हैं, क्या उपयोग है इसका, ये देखेंगे। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है उपयोग क्या है। देखिए जनसंख्या घनत्व इसलिए निकाला जाता है कि किसी प्रदेश की अगर उन्नति हो रही है तो उसका आकलन कैसे किया जाता है, किसके आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर। या उसका भावी विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो हम किसका सहारा लेंगे, जनसंख्या घनत्व का। उन्नति और भावी विकास का जो आधार है वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। अब ये कैसे मापेंगे, देखिए कोई भी क्षेत्र है, कोई भी प्रदेश है, ये प्रदेश है, इस प्रदेश में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्राकृतिक संसाधन देखेंगे। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। मनुष्य क्या करेगा, मनुष्य इन्हीं संसाधनों का क्या करेगा, उपयोग करेगा। इनका उपयोग कर कर क्या करेगा, अपना जो जीवन निर्वाह है, अपना जो रहन सहन है उसको बेहतर करेगा। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य किन किन संसाधनों का उपयोग कर रहा है, कितनी अधिकता से उपयोग कर रहा है, कितनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर रहा है। मनुष्य इन्हीं संसाधनों पर क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, क्योंकि मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई संसाधन की आवश्यकता होती है। तो उन संसाधनों को ज्ञात करने के लिए हमें जनसंख्या घनत्व का सहारा चाहिए। उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। अब देखिए ये प्राकृतिक संसाधन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ मिलेंगे तो मनुष्य यहाँ, देखिए दो क्षेत्र है, एक ये है एक ये है, यहाँ कम मात्रा में ये संसाधन मिल रहे हैं और यहाँ ज़्यादा मात्रा में संसाधन मिल रहे हैं। ज़्यादा लोग कहाँ निवास करेंगे, कहाँ निवास करेंगे, ज़्यादा लोग यहाँ निवास करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य को किसकी आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। और जहाँ अधिकतम संसाधन होंगे वहाँ पर मनुष्य निवास करेगा। तो इस प्रदेश में क्या होगा, जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। अगर हम जनसंख्या घनत्व निकालेंगे और अधिक होगा तो हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि उस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की क्या है, अधिकता है। इसी के कारण जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। और इस जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत इसके कुछ प्रकार भी हैं। यही नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या और क्षेत्रफल का ही अनुपात निकाला जाता है, इसके अलावा भी संसाधनों का भी निकाला जाता है, भोज्य पदार्थों का भी निकाला जाता है, कृषि घनत्व भी निकाला जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व के जो प्रकार हैं उन प्रकारों की हमें चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकारों की। इसके प्रकार हैं जनसंख्या घनत्व के। पहला प्रकार है गणितीय, मैथमेटिक्स डेंसिटी। गणितीय घनत्व में क्या प्रदर्शित होता है, जैसे आपको जनसंख्या घनत्व का कंसेप्ट मैंने बताया, सेम वैसा ही भूगोल के अंतर्गत गणितीय घनत्व को माना जाता है। अब क्या माना जाता है
कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, आपको ऐसा प्रतीत होगा बटा में क्या मिलेगा आपको, क्षेत्रफल। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया जनसंख्या बटा में क्षेत्रफल। ये और यही हमने अभी अभी पूरी विवेचना इसकी पढ़ ली है। तो गणितीय घनत्व ही क्या है, जनसंख्या घनत्व है। भूगोल में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। वहीं हम दूसरा देखेंगे, एक होता है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व के अंतर्गत किसकी बात करेंगे, आर्थिक क्रियाएं, जिनसे हमें, आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। और आय कैसे प्राप्त होगी, जब तक हम संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी आय प्राप्त नहीं होगी। या हम कह सकते हैं संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है जनसंख्या बटा में संसाधन या संसाधनों की उत्पादन क्षमता। जनसंख्या बटा में संसाधनों की जो उत्पादन क्षमता है उसके बीच को हम अनुपातिक रूप देंगे तो क्या आएगा, आर्थिक घनत्व आएगा। अब कैसे आएगा सर, समझ में नहीं है, देखिए आ जाएगा समझ में। यहाँ देखिए संसाधनों की उत्पादन क्षमता, दिक्कत यहाँ आ रही है, ये तो हो गई जनसंख्या। मान लो 100 व्यक्ति हैं, ये 100 व्यक्ति हैं और एक छोटा सा उदाहरण ले रही हैं, संसाधन को हम मान रहे कृषि क्षेत्र की ओर। यहाँ पर गेहूं हमने उत्पादित की और वो गेहूं ही हमारे पास में मान लो 10 क्विंटल गेहूं, कितनी हमारे पास में 10 क्विंटल है, ठीक है। 10 क्विंटल गेहूं है और कितने व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति हैं। अब देखिए उस 10 क्विंटल को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 100 व्यक्ति हैं, 10 क्विंटल हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कितने किलो गेहूं आएगी, यही क्या बताता है, आर्थिक घनत्व बताता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कितनी आय प्राप्त हुई है, कितनी उसकी आर्थिक समृद्धि है, कितनी उसकी आर्थिक प्रगति हुई है। ये चीज़ अध्ययन करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, आर्थिक घनत्व का। इसी प्रकार आगे हम बात कर रहे हैं, एक और आता है तीसरा, कार्यक घनत्व। कार्यक घनत्व में क्या होता है, कार्यक का मतलब होता है कृषि क्षेत्र से संबंधित। अब कृषि क्षेत्र किस आधार पर निकालेंगे, ये देखिए, ये हो गई उस प्रदेश की कुल जनसंख्या और यहाँ पर क्षेत्र है, तो कार्यक घनत्व मैंने कहा कृषि से संबंधित होता है, तो वो क्षेत्रफल किसका लेंगे हम, किसका लेंगे, कृषि भूमि का क्षेत्र लेंगे। कौन सी भूमि का, कृषि भूमि क्षेत्रफल या क्षेत्र। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ सर, जनसंख्या बटा में कृषि भूमि क्षेत्रफल। अब मान लो यहाँ पर 100 बीघा भूमि है जो क्या है, कृषि भूमि है। 100 बीघा भूमि है वो किस प्रकार की है, जहाँ पर कृषि की जाती है, फसलों का उत्पादन होता है। उस प्रदेश में 10 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उस प्रदेश में 10 व्यक्ति निवास कर रहे हैं और इन 10 व्यक्तियों में ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक 10 व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। यहाँ 2 व्यक्ति कहाँ लगे हुए हैं, उद्योग में लगे हुए हैं।
2 व्यक्ति कहाँ लगे हुए हैं? व्यापार में लगे हुए हैं। बाकी 6 व्यक्ति कहाँ लगे हुए हैं? कृषि में। कुल व्यक्ति कितने हो गए? 10। लेकिन इसका डिवाइडेशन करेंगे तो एक अनुपात निकलेगा। क्या निकलेगा? कि प्रति व्यक्ति कितनी बीघा जमीन आ रही है कृषि की? 10 बीघा जमीन आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कृषि कर रहे लोगों के पास में है, बल्कि हमने एक आंकलन निकाला है कि पूरी जनसंख्या में हम अगर डिवाइड करेंगे, चाहे वो व्यक्ति उद्योग से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्ति व्यापार से संबंधित हो, और चाहे वो व्यक्ति कृषि से संबंधित हो, हमने एक कुल आंकलन निकाल लिया है। तो ये भी निकालना जरूरी होगा सिर्फ कृषि वाले का कि इसके पास में क्या आएगा। तो एक घनत्व और हमारे पास में आता है जिसको कृषि घनत्व कहते हैं। कृषि घनत्व के अंतर्गत इसी प्रकार का सिस्टम होता है। अब देखिए क्या होगा। कृषि घनत्व, एग्रीकल्चर डेंसिटी। अब मैं चेंज क्या करूंगा? मैंने स्पष्ट बात यहाँ लिख दी है कृषि घनत्व, तो यहाँ लिखूंगा कृषक जनसंख्या। कुल जनसंख्या की बात ही नहीं कर रहा मैं। बटा में आगे क्या होगा? यही सेम होगा, कृषि भूमि क्षेत्रफल। अब देखिए सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? ये 2 फैक्टर चेंज हो रहे हैं। कृषि घनत्व में कृषक जनसंख्या आएगी। मैंने अभी 10 व्यक्तियों के नाम लिखे, 2 उद्योग में, 2 व्यापार में, 6 कृषि में। कुल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा कार्य घनत्व। क्या हो जाएगा? कार्य घनत्व। लेकिन मैं सिर्फ इसमें से इन 6 लोगों की बात करूंगा तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कृषि घनत्व हो जाएगा। और इसके अंतर्गत मान लो किसी प्रदेश में 10 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, उस 10 व्यक्ति को, और यहाँ 100 बीघा जमीन है जो कृषि के अनुकूल हैं, तो हम 100 बटा में 10 व्यक्ति नहीं लेंगे, बल्कि कितने लेंगे? 6 लेंगे। कितने लेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति कृषि करते हैं उनको ही यहाँ लेना है, अन्य को नहीं लेना। अगर अन्य को लेना है तो वो कैसा घनत्व हो जाएगा? कार्य के घनत्व हो जाएगा। ये सूत्र है किसका? कृषि घनत्व का। इसके बाद में एक और आता है पोषण घनत्व। लास्ट आता है पोषण घनत्व। न्यूट्रिएंट डेंसिटी। अब पोषण घनत्व के अंतर्गत क्या होता है? देखिए जनसंख्या की बात करेंगे, पूरे जनसंख्या की बात करेंगे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो और चाहे वो उद्योग से संबंधित हो। अब पोषण घनत्व प्रत्येक व्यक्ति को कितना पोषण मिलता है, किसके आधार पर मिलेगा पोषण? किसके आधार पर? भोज्य पदार्थों के आधार पर क्या मिलता है? भोज्य पदार्थों के आधार पर क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो हम भोज्य पदार्थों का क्षेत्रफल ये लेंगे, भोज्य पदार्थों का क्षेत्रफल, और बटा में क्या रखेंगे? जनसंख्या। कि प्रत्येक व्यक्ति, मान लो हमने 10 बीघा में 10 बीघा के अंतर्गत 2 बीघा तो हमने कपास का उत्पादन किया, 2 बीघा में हमने चावल का उत्पादन किया, और शेष जो 6 बीघा रह गई उसमें हमने गेहूं का उत्पादन किया। तो जो भोज्य पदार्थ थे, अब देखिए 2 कपास, 2 चावल और 6 रह गया आपका गेहूं। अब मेरे को बता सकते हो इसमें भोज्य पदार्थों में कितने बीघा कृषि हुई है? देखिए ये भोज्य पदार्थ नहीं है, और चावल और गेहूं को हमें भोज्य पदार्थों में रख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8 बीघा। 10 बीघा नहीं लिखेंगे, बल्कि कितनी लिखेंगे?
8 बीघा, और उस 8 बीघा का क्षेत्रफल को हम जनसंख्या में डिवाइड करेंगे तो वो भोज्य पदार्थों का क्षेत्रफल वहाँ पर आ जाएगा। और ये कैसा घनत्व होगा? पोषण घनत्व होगा। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? जनसंख्या घनत्व और उसके प्रकारों को अध्ययन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।